चलो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वेटेज 4 to 8 मार्क्स का है। कुछ क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट पूछ चुका है और कुछ क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। बट काफ़ी बार क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब ही नहीं समझता है सबको। अब देखो, ये कंट्री को चलाने के लिए 3 बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स है, ये हमें भी पता है। जैसे लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, जिसका काम है लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको हम बेसिकली गवर्नमेंट कहते हैं, जिसका काम है देश चलाना। तीसरा आता है जुडिशरी, जिसका काम है जस्टिस प्रिवेल करना, जिसका काम है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, जिसका काम है इंटरप्रिटेशंस को आगे रखना। मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग इश्यूज है कि लॉ में क्या लिखा हुआ है तो वो जुडिशरी सॉल्व करता है। तीनों के अपने अपने रिस्पेक्टिव रोल्स है। बट ये बात भी डिनाई नहीं की जा सकती कि पार्लियामेंट इफेक्टिव लॉज नहीं बना पाता टाइमली, और जुडिशरी टाइमली केसेस को सॉल्व नहीं कर पाता। किसी एक्टर ने काफ़ी सुपर्ब सा एक डायलॉग कहा था एक मूवी में कि इंडिया में जो केसेस है, जो कोर्ट्स का चलने का तरीका है कि डेट के अलावा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, डेट के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता। जजमेंट तो कहीं दिखती नहीं है, केस का सोल्यूशन तो कहीं दिखता नहीं है, और सिर्फ जो चीज़ दिखती है वो है तारीख। राइट? सो पार्लियामेंट्री overburden, they cannot come out with qualitative laws. Judiciary overburden with their work, cannot come with soon judgment. Right? जल्दी से भाई केस को सॉल्व किया जाए, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पर. So we are well aware of this fact that the parliamentary framework and the judiciary framework is limited or they are overburdened. So therefore इनमें जो लूप होल्स हैं उन लूप होल्स को कवर करना ज़रूरी है, उन लूप होल्स को बंद करना ज़रूरी है, उन लूप होल्स के लिए सब्स्टिट्यूट लाना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हमने क्या किया, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव को, नॉट हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव को, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. तो जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है उसमें एग्जीक्यूटिव, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहते हैं, इसको क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कहा कि आप अपनी ब्रांचेस को एक्सटेंड करो हर एरिया में. कंज्यूमर है, आप एक बॉडी बनाओ. इंश्योरेंस है, बॉडी बनाओ. टेलीकॉम है, बॉडी बनाओ. कंपटीशन है, बॉडी बनाओ. कंपनीज एक्ट है, खुद की बॉडी बनाओ. सिक्योरिटीज मार्केट है, बॉडी बनाओ. इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, बॉडी बनाओ. लोकल एरिया है, वहाँ एक बॉडी बना दो. तो क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि आप अपनी ब्रांचेस को इतना एक्सटेंड करो कि हर क्षेत्र में, हर एरिया में, हर सेक्टर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होनी चाहिए. क्या होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होना चाहिए. राइट? सो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि उससे जो पार्लियामेंट पे बर्डन आ रहा था वो नहीं आएगा. उससे क्या होगा, जो जुडिशरी पे बर्डन आ रहा था वो नहीं आएगा. सो बेसिकली क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों बनाएगा और क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. तो जो हर एरिया में हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बनाई है, उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को चलाने का काम, उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को फंक्शन करने का काम कैसे किया जाएगा, वो हम लोग कुछ इस चैप्टर में पढ़ते हैं. एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल NCLT ले लो, या फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया का कॉरपोरेटर ले लो, फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया का कोई लोकल अथॉरिटी ले लो, या आपके एरिया की म्यूनसिपल अथॉरिटी ले लो. तो वो क्या है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है. और इन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ में कौन बैठता है, इनमें सरकारी ऑफिसर्स बैठते हैं. अगर इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देन यू हैव टू क्रैक दोज एग्जाम्स जिनके रिलेटेड ये जिनके थ्रू आपको इन सारी अथॉरिटीज़ में काम करने का मौका मिलेगा, जहाँ आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, जहाँ आपको सिस्टम को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा. देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं. एक जो सिस्टम में जो चल रहा है उसको सहते हैं और जी लेते हैं, और एक दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो खड़े होकर सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं, सिस्टम का हिस्सा बन के. राइट? जैसे IAS ज्वाइन करो, राइट, कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हो तुम, आगे जाके तुम्हें भी तो पावर मिला, तुम्हें भी तो अथॉरिटीज़ मिलेंगी. देयर इज़ हायर पॉसिबिलिटी, हायर चांस कि आप अपना CS पूरा करके आपको किसी ऐसे रोल ऑफ एक्शन दिए जाएं जहां पर आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आप ऐसे किसी काम में हो जहां पर आपके पास अथॉरिटी है कि आप कंट्री के लिए कुछ कर सकते हो.
तो उन सारी जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ काम आएगा आपको। ये चैप्टर काम आएगा, मेरी कुछ बातें आपको शायद याद आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको किसी एरिया का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना दिया जाता है या आपको पीडब्ल्यूडी ऑफिसर बना जाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफिसर बना दिया जाता है, राइट। आप बाय क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी हो, बट आपको पीडब्ल्यूडी ऑफिसर बना दिया जाता है। वो एरिया में जितने भी पब्लिक वर्क्स के काम होंगे वो आपकी परमिशन के बिना नहीं हो सकते। अब क्या होगा कि आप अगर उस एरिया के पीडब्ल्यूडी ऑफिसर हो तो मतलब आपको कुछ अथॉरिटी दी जाएगी। अब ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती है ना, इनको सारे पावर दिए जाते हैं। सारे मतलब जो पावर पार्लियामेंट के पास है वो भी क्या पावर, लॉ बनाने का। जो पावर जुडिशरी के पास है वो भी क्या पावर, केसेस को डिसाइड करने का। तो यू आर क्वाज़ी लेजिस्लेटिव एंड क्वाज़ी जुडिशरी। You are like a legislative but not a legislative completely. You are like a judiciary but not a judiciary completely. But you have powers of both legislative and judiciary. So you are a combination of legislative and judiciary. So the authority who is a combination of both legislative and judiciary, that authority is called as administrative authority. अब हर administrative authority को एक power दिया जाता है, because बिना power के वो करेंगे ही क्या। याद रखना, कोई भी administrative authority बिना power का हो ही नहीं सकता। तो वो बिना पावर के करेंगे ही क्या। अगर घर भी चलाना है तो घर चलाने के लिए भी थोड़ी अथॉरिटी तो होनी चाहिए, थोड़ा एक्शन तो होना चाहिए, कंट्रोल तो होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको कोई पीडब्ल्यूडी ऑफिसर बना दिया किसी एरिया का, तो सवाल ये उठता है कि सर बना तो दिया, ये तो समझ में आया, के बाद मुझे पावर मिलेगा क्या। ऑब्वियसली तुमको पावर मिलेगा। उस पावर को हम क्या नाम देते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अगर पावर मिल जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ये डिसीजन लेने का चॉइस मिल जाता है कि उसे क्या करना है या उसे क्या नहीं करना है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रीशन। क्या नाम देते हैं हम उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रीशन। क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रीशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रीशन का मतलब होता है कि अ पावर इज गिवन टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अ पावर इज गिवन टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू डिसाइड what is right, what is wrong, not on personal grounds but by following a procedure which is given in a law. कानून में दिए हुए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये एक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसमें आपकी पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल विम्स नहीं होने चाहिए। प्योरली वो डिसीजन आपको लेना है प्रोसीजर को फॉलो करके, जो प्रोसीजर लॉ में दिया हुआ है, राइट। एक पुलिस वाले को भी अरेस्ट करने के पहले प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। एक पुलिस वाले को भी शूट करने के पहले एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। एक पुलिस वाले को भी अपने हर बुलेट का जवाब देना पड़ता है। अथॉरिटी मिलना और अथॉरिटी मिलने के बाद पावर को एक्सरसाइज करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। आपको पता है स्पाइडरमैन, उसके अंकल ने, के पीटर पार्कर के अंकल ने फर्स्ट स्पाइडरमैन में अपने भतीजे को, आई डोंट नो व्हाट रिलेशन दे हैड, चाचा भतीजा या मामा भांजा, आई गेस चाचा भतीजा। सो बेसिकली पीटर पार्कर को अंकल ने क्या कहा कि एक मोमेंट आएगा, एक टाइम आएगा जहाँ पे तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तुम्हारे पास अथॉरिटी होगी, और तब याद करना, तब मेरी इस बात को याद करना कि विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू गेट ग्रेट पावर। या मैं इसको ऐसा कहूँ कि विद ग्रेट पावर यू गेट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो थोड़ा उल्टा हो गया। सो उन्होंने क्या कहा कि विद ग्रेट पावर यू गेट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो पावर मिलने के बाद तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, ये चीज़ तुम्हें ख्याल रखना है। अब डिसीजन लेने को हम क्या कहते हैं, डिसीजन लेने को हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन कहते हैं। अक्सर काफ़ी बार ऑफेंडली लोग क्या होता है कि अथॉरिटी मिलने के बाद, पावर मिलने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाते हैं, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो अपने पावर का अब्यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने डिस्क्रिशन का अब्यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में तुम्हें एक टॉपिक है अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन। वो सारी एरियाज, वो सारे फैक्टर्स जिनके बेसिस पे आप अपने डिस्क्रिशन को अब्यूज़ कर सकते हो। जैसे सर, जैसे 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 बैड इंटेंशन, मालाफाइड, इररिलेवेंट कंसिडरेशन, जिस पर्पस के लिए काम दिया था वो छोड़ के कुछ और ही कर रहे हो आप, बराबर। अपनी कंसिडरेशन को छोड़ के आप किसी और केस में दखलंदाजी कर रहे हो। इम्प्रॉपर पर्पस, पर्पस ही बराबर नहीं है, राइट। फिर उसके बाद
नॉन कंप्लायंस हो गया, या वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया, जुरिस्डिक्शन के बाहर जाना हुआ, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बेसिस है किसके, अपने दिए हुए डिस्क्रिशन को अब्यूज करने के। बट सर मुझे एक बात बताओ, ये जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को जो डिस्क्रिशन दिया जाएगा, या जैसे आपने बोला कि मैं अगर PWD ऑफिसर बन गया CS बनने के बाद, तो अगर जो मुझे डिस्क्रिशन दिया जाएगा, क्या वो डिस्क्रिशन एब्सोल्यूट होगा कि सब्जेक्ट टू जुडिशियल कंट्रोल होगा? ऑब्वियसली वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल कंट्रोल होगा। इस देश में एक ही चीज़ है जो सबसे ऊपर है, भारत का संविधान, उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, उसके अगेंस्ट कोई भी अथॉरिटी नहीं जा सकती। तो जिस देश में संविधान सबसे ऊपर है, तो उस देश में कोई भी अथॉरिटी उस संविधान को क्रॉस नहीं कर सकती, राइट। इसीलिए जो तुम डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करोगे, उस डिस्क्रिशन को जुडिशली क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। द बिगेस्ट चेक ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स टू डिक्लेयर वॉइड द एक्ट्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इफ दे आर फाउंड इन वायोलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसा कोई डिसीजन पास करता है, या पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पावर है कि वो उस एक्शन को, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, राइट। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या होता है? नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बेसिकली जहाँ पर तुम्हें डिक्टेशंस नहीं फॉलो करने, जहाँ तुम्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करने, बल्कि तुम्हें तुम्हारा माइंड अप्लाई करना है। समटाइम्स not applying the mind and following the discretion, sometimes not applying the mind and following the instructions is also the abuse of process. अरे बाबा, जहाँ बेजा यूज़ करना है वहाँ बेजा यूज़ करो, वहाँ क्यों तुम मैकेनिकली मशीन की तरह काम कर रहे हो? अगर सिचुएशन ऐसा है कि एक पुलिस वाले के सामने अगर कोई गन लेके खड़ा है, तो पुलिस वाला प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा, पुलिस वाला पहले खुद को बचाएगा और उसको मारेगा। बाद में जब पुलिस इंक्वायरी में, बाद में जब इंटरनल इंक्वायरी में उसको पूछा जाएगा कि तुम्हें किसने हक दिया उसको मारने का, तो वो बोलेगा कि सर दैट सिचुएशन वाज ऑफ सच नेचर वेयर फॉलोइंग द डिक्टेशंस, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस वाज नॉट पॉसिबल। द ओनली थिंग आई कैन डू और आई डिड वाज आई अप्लाइड माई माइंड। दिमाग लगाना, दिमाग यूज़ करना ही तब पॉसिबल था, और कुछ ठीक नहीं था, मतलब और कोई प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी नहीं था। सो वो होता है आपका नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, राइट, वेयर द अथॉरिटी एक्सरसाइजेज डिस्क्रिशनरी पावर अंडर द इंस्ट्रक्शंस और डिक्टेशन फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी, इट इज़ टेकन एज नॉन एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द अथॉरिटी एंड इट्स डिसीजंस आर और एक्शन इज बैड। मतलब वही कि सुपीरियर को फॉलो कर रहे हो जबकि तुम्हें नहीं करना था, वो तुम्हें खुद की चलानी थी वहाँ पे, तो उसे भी क्या कहेंगे, उसे भी गलत कहेंगे, राइट। और क्या इसमें इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एग्जाम में पूछ लिया, 2 प्रिंसिपल्स है। कौन से प्रिंसिपल्स? अ पर्सन कैन नॉट बी जज इन हिज ओन केस, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सोआ, दैट इज रूल अगेंस्ट बायस, एंड ऑदाई ऑल्ट्रम पोर्ट्रम, दैट इज रूल ऑफ फेयर हियरिंग। वो क्या है भाई? रूल ऑफ फेयर हियरिंग क्या? रूल ऑफ फेयर हियरिंग या ऑडी ऑल्ट्रम पोर्ट्रम क्या? दैट पर्सन शुड बी हर्ड, नो पर्सन शुड बी लेफ्ट अनहर्ड, राइट। अब व्हेन आई से नो पर्सन शुड बी लेफ्ट अनहर्ड, इसका मतलब ये नहीं कि बोलने का मौका मिलना चाहिए, ऑब्वियसली बोलने का मौका मिलना चाहिए, बट उसके साथ साथ अगर कोर्ट हियरिंग है तो उसकी नोटिस भी मिलने चाहिए, कोर्ट में विटनेस प्रेजेंट करने का मौका भी मिलना चाहिए, कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन करने का भी मौका मिलना चाहिए, कोर्ट में हर वो इंटीमेशन जो दोनों पार्टीज को मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। कोर्ट अगर कोई ऑर्डर इशू करता है तो वो ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर का नेचर का होना चाहिए, राइट। सो ये रूल अगेंस्ट फेयर हियरिंग था। रूल अगेंस्ट बायस में 3 इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। कौन सा 3 इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए? पर्सनल, पिक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर। 3 इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्ट, देयर शुड नॉट बी पर्सनल इंटरेस्ट, एंड देयर शुड नॉट बी पिक्यूनरी इंटरेस्ट। बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कुछ एक्सेप्शंस है जो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछे थे। इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें आके गई है? तो सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दिसंबर 20 में आकर गया है, एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आकर गया है, रूल ऑफ फेयर हियरिंग आकर गया है, रूल अगेंस्ट बायस आकर गया है। क्या आ सकता है? जुडिशियल रिव्यू आ सकता है। अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन
अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन आ सकता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ सकता है, राइट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकता है, आर्टिकल 299 300 करके लास्ट वाला पार्ट, उन पे ज़्यादा फोकस करना। बाकी ये एक्सेप्शंस वगैरह इंस्टीट्यूट पूछ चुका है, स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, इमरजेंसी, इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शंस, ये सब आकर गए हैं। तो अगर कुछ चीज़ें जो आपको पढ़नी है तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स काम का है, लास्ट वाला पार्ट है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट एक गुजरात लोटस होटल्स का केस है, जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या रिट ऑफ मैंडेमस इशू किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से ब्रीच कर दिया या गवर्नमेंट इज़ अ पार्टी टू ब्रीच, तो वहाँ पर रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं, ऐसा लिखा है, बट डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकते तुम। सो वो चीज़ें काम की है, लास्ट का पार्ट काम का है, वो ज़्यादा पहले ध्यान देना आप। बाकी चीज़ें चैप्टर में काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, राइट। सो कुछ कुछ चीज़ें काम की है चैप्टर में, कुछ कुछ चीज़ें ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पूछ चुका है। सो मैं एक लिस्ट बना के देता हूँ आपको, जो मैं चाहता हूँ कि आप उस पे ज़्यादा फोकस करो। कौन सी चीज़ें, तो पहला मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, राइट, फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिशन आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, राइट, फिर आपका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर रेमेडीज अगेंस्ट गवर्नमेंट, अच्छा ये नीड मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब वही नीड वाला पार्ट है, नीड एंड ऑब्जेक्टिव, बस इन पे ज़्यादा ध्यान दो। बाकी चीज़ें इंस्टीट्यूट ऑलरेडी पूछ चुका है। जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशियल कंट्रोल उस पर साथ में आ गया, जुडिशियल कंट्रोल के बेसिस भी आ गया, जुडिशियल रिव्यू प्लस जुडिशियल कंट्रोल, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, दोनों के आंसर्स अलग अलग होंगे, उस चीज़ पे ख्याल रखना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, ये अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, राइट। लास्ट हम लोग मिलेंगे सोर्सेस ऑफ लॉ पे, सोर्सेस ऑफ लॉ चैप्टर देखेंगे, एंड देन वी विल डू रेस्ट ऑफ द 4 अदर चैप्टर्स। थैंक यू।